नमस्कार, विवेकानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश चौधरी। आज हम जो है वो मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। कल की क्लास में हमने जो था वो पहला मौलिक अधिकार पढ़ा था, समानता का अधिकार। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे मौलिक अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। कुल 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लेखित किया गया है। एक एक करके हम इन सभी अनुच्छेदों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 पर, लेकिन चर्चा करने से पहले हम जान लें अपना जो अनुच्छेद 19 है, इस अनुच्छेद 19 को हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। ये आर्टिकल याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हमेशा आप अनुच्छेदों को तोड़ करके याद करने की कोशिश करें। अपना जो अनुच्छेद 19 है, इसे हम 2 भागों में पढ़ेंगे। इसके पहले भाग के अंतर्गत हम 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर चर्चा करेंगे और इसके दूसरे भाग में हम उन प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे जिन आधारों पर इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर। तो अपना जो अनुच्छेद 19 है, इस अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 19(1) में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। आपको यहां पर एक चीज ये अवश्य याद रखनी है कि अपना जो मूल संविधान था, यदि ये प्रश्न आता है कि मूल संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) में कुल कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, तो आंसर आएगा अपना 7। मूल संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है वो संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। इसीलिए वर्तमान समय में जो है वो अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। आगे हम बात करते हैं। अब जानते हैं ये जो स्वतंत्रता है वो 6 प्रकार की कौन कौन सी है, जिनमें से पहली स्वतंत्रता है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमने जब प्रस्तावना आपको टॉपिक पढ़ाया था, तो प्रस्तावना के अंतर्गत भी नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। कौन कौन सी थी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो प्रस्तावना के अंतर्गत भी हमने देखा विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था। एज इट इज अनुच्छेद 19(1) में जो है जो पहली स्वतंत्रता प्रदान की गई है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अंतर क्या है? वहां पर केवल विचार की स्वतंत्रता थी, विचार व अभिव्यक्ति, लेकिन यहाँ पर क्या है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आगे बात करें ये भाषण व अभिव्यक्ति होती क्या है, तो सुनिए। भाषण का मतलब क्या होता है? भाषण का मतलब होता है बोलना। जैसे अब मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, तो ये क्या है? मेरे भाषण की स्वतंत्रता है। इसके बाद आता है अपना अगला शब्द अभिव्यक्ति। ये जो अभिव्यक्ति शब्द है यह बहुत ही विस्तृत शब्द है। इसके विषय में जाने तो अभिव्यक्ति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हमारे आंतरिक मन में आने वाले विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है वह अभिव्यक्ति कहलाता है। दोबारा से सुने, हमारे आंतरिक मन के अंदर आने वाले विचारों को प्रकट करने का जो भी माध्यम होगा वह माध्यम क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलो मेरे आंतरिक मन में किसी प्रकार की कोई खुशी है, तो मैं उसे प्रकट कैसे करूंगा? हो सकता है मैं नाच करके प्रकट करूं, मैं गा करके प्रकट करूं। मान के चलो कोई भी चित्रकार व्यक्ति है, उसके आंतरिक मन में किसी चित्र का विचार आया, तो उसे अभिव्यक्ति कैसे करेगा? तो वो चित्र बना करके क्या करेगा? अभिव्यक्ति करेगा। कोई भी कवि है, उसके आंतरिक मन में किसी कविता का विचार आता है, तो वह अपने विचारों को प्रकट कैसे करेगा? उस कविता को लिख करके प्रकट करेगा। ठीक जी। तो आप अपने आंतरिक मन में जो विचार आते हैं उनको लिख करके या फिर उनको बोल करके, गा करके, नाच करके, ठीक जी, या फिर हम उनको
जैसे अपना जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर के अंतर्गत अभिव्यक्ति नाम से एक कॉलम आता है। वो कॉलम में क्या होता है, जो अपने राइटर होते हैं वो अपने आंतरिक विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो अभिव्यक्ति शब्द के विषय में आप सबने ये जाना। नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, न्यायालय के द्वारा अलग अलग समयों पर अपने निर्णयों के माध्यम से भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कई सारी अन्य स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है, जिनमें से हम बात करें, पहली जो आएगी वो है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका भी उल्लेख कहां पर आएगा, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, यानी कि अनुच्छेद 19(1) में प्रदान की गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में जो पहली स्वतंत्रता है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत जो है वो काम की जाएगी प्रेस की स्वतंत्रता। अगला जो आता है वो आएगा इसमें सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, ये जो सूचना का अधिकार भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इससे संबंधित एक बात है एस.पी. गुप्ता। गुप्ता बनाम भारत संघवाद। एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघवाद के मामले में जो था वो सूचना के अधिकार को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या किया गया, शामिल किया गया। अब आप सोचेंगे कि सूचना का अधिकार इसके अंतर्गत कैसे काउंट हुआ, तो मान के चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे वर्तमान समय में मुझे अपनी जो वर्तमान राजस्थान सरकार है उस राजस्थान सरकार के कार्यों के विषय में क्या करना है, अपने विचारों को प्रकट करना है। लेकिन मैं अपने इन विचारों को प्रकट कब कर पाऊंगा, जब मेरे पास में राजस्थान सरकार के कार्यों के विषय में सूचना होगी। जब तक मेरे पास में सूचना नहीं होगी तो मैं राजस्थान सरकार के विषय में अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता। इसीलिए जो था ये जो सूचना का अधिकार था, इस सूचना के अधिकार को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके बाद अगला जो आता है वो है आएगा अपना राष्ट्रीय ध्वजारोहण। ध्वजारोहण का अधिकार। राष्ट्रीय ध्वजारोहण का अधिकार, इससे संबंधित भी एक बात है। एक व्यक्ति थे, नाम था जिनका नवीन जिंदल। ये जो नवीन जिंदल हैं यह एक उद्योगपति हैं और यह जो मनमोहन सिंह वाली सरकार थी उसमें कांग्रेस के सांसद भी रहे और मंत्री भी रहे। तो नवीन जिंदल जी जो है वो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन है और इनकी एक फैक्ट्री अपने NH 8 पर पड़ती है। अलवर से जयपुर के लिए जब जाते हैं तो वहां पर जो है नवीन जिंदल जी की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री पर इन्होंने क्या किया, अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है वह फहरा दिया। तो इनके खिलाफ जो था वो मामला दर्ज किया गया और ये जो वाद हुआ था इसे नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद के नाम से जाना जाता है। इस बात के अंतर्गत जो था वह है न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई भी प्राइवेट जो व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है, वो अपने घर पर, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में, अपनी बिल्डिंग में राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। मान के चलो मैं हूं और मुझे अपनी कोई देशभक्ति आ रही है, मेरे अंदर विचारों में आ रही है देशभक्ति, मुझे वो प्रकट करनी है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज का क्या करूं, फहराऊं अपने राष्ट्रीय ध्वज को। तो इसीलिए जो था
वो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ बाद में प्रत्येक नागरिक को जो था वो राष्ट्रीय ध्वजारोहण का अधिकार प्रदान किया गया और इसे भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा माना गया। इसके बाद जो है अगला जो आएगा इसमें चौथा नंबर आएगा नोटा का अधिकार। नोटा का अधिकार, नोटा के अधिकार इसमें कैसे काम किया गया अब सुनिए। जैसे अपन लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, उसमें मान के चलो कोई 4 कैंडिडेट हैं, ये ए बी सी डी नाम के कोई 4 कैंडिडेट जो है वो चुनाव में खड़े हुए। अब हम वोट डालने के लिए गए, हमें इन चारों में से कोई भी व्यक्ति जो है वह एक प्रत्याशी के तौर पर पसंद नहीं है। अब हमें अपने विचारों को क्या करना है, प्रकट करना है, अभिव्यक्त करना है अपने विचारों को। लेकिन पहले ऐसा होता था केवल 4 व्यक्तियों के नाम की वोटर जो अपना मशीन होती थी या फिर अपना वॉलेट जो आता था उसमें केवल 4 व्यक्ति होते थे। अब हम अपने विचारों को प्रकट कहां पर करें, तो इसलिए ऑप्शन दिया गया नोटा। किसका दिया गया, नोटा का। ठीक जी। अब जब जो है कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी नागरिक को इन चारों प्रत्याशियों में से कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है और वह अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। इसीलिए जो है ये जो नोटा का अधिकार है इसे भी भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या किया गया है, काउंट किया गया। तो ये थी अपनी पहली स्वतंत्रता, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, भाषण व व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत और कौन कौन से अधिकार आते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता आती है इसके अंतर्गत, सूचना का अधिकार आता है, इससे संबंधित बात कौन सा याद रखना है, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ बाद। अगला आता है राष्ट्रीय ध्वजारोहण का अधिकार, इससे संबंधित जो बात हमें याद रखना है वो कौन सा है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ बाद। अगला कौन सा आएगा, नोटा का अधिकार। तो ये थी अपनी पहली स्वतंत्रता। आगे हम बात करें, अपनी दूसरी स्वतंत्रता है शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सभा व सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें शर्त यह रहेगी कि कोई भी नागरिक हथियारों के सहित जो है वो सभा व सम्मेलन नहीं कर सकता। यहां पर हमें एक चीज और याद रखनी है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम अनुच्छेद 25 को पढ़ेंगे। ठीक जी, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा जो अपने सिख धर्म के अनुयायी होते हैं वो सिख धर्म के अनुयायी अपने साथ में कटार या फिर कृपाण जो है वो साथ में रखते हैं। जब भी वो लोग एकत्रित होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हथियारों के साथ कोई सभा व सम्मेलन कर रहे हैं, तो वो शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सिख संप्रदाय के लोगों को अनुच्छेद 25 के तहत जो है वह क्या किया गया है, कृपाण या तलवार साथ में रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो वो जो है इस दूसरे स्वतंत्रता क्या उल्लंघन नहीं करते। अगली तीसरी जो स्वतंत्रता है वह आएगी अपनी संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक जो है वह अपना संघ बना सकता है, संगठन बना सकता है, अपनी किसी संस्था की स्थापना कर सकता है। तो इसकी जो स्वतंत्रता है वो कहां पर प्रदान की गई है, अनुच्छेद 19(1) में प्रदान की गई तीसरी स्वतंत्रता में, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यहां पर एक चीज और याद रखनी है, इस स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है वह है तालाबंदी की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। आप संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, लेकिन संघ व संगठन बना करके आप कहीं भी तालाबंदी नहीं कर सकते। यहीं पर भी एक चीज और याद रखना, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा अपनी जो सहकारी समितियां होती हैं उन सहकारी समितियों के गठन की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत,
97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जो है वो अपनी तीसरी जो स्वतंत्रता है, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत जो है वो सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। अगली जो स्वतंत्रता आती है वो अपनी बिना बाधा के संचरण व आगमन करने की स्वतंत्रता। ये चौथी स्वतंत्रता है और इसमें उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक नागरिक बिना किसी बाधा के संचरण व आगमन कर सकता है। अगली आती है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। तो पांचवी जो स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत उल्लेखित किया गया है कि कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में निवास कर सकता है। नेक्स्ट, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता। अपना जो मूल संविधान था उस मूल संविधान के अंतर्गत ये 6वें नंबर की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान समय में जो है ये स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। हमने आपको जब ये मौलिक अधिकारों की शुरुआत की थी तभी आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो उसी के आधार पर जो है वो संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता को भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में ये स्वतंत्रता जो है वह समाप्त कर दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता जो है मूल संविधान में उल्लेखित थी, मूल संविधान का हिस्सा थी। अगली जो स्वतंत्रता है वह है अपनी व्यापार व वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का व्यापार व वाणिज्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये हुई हमारे अनुच्छेद 19(1) में प्रदान की गई 6 प्रकार की स्वतंत्रता, लेकिन हमने यहाँ पर 7 स्वतंत्रताओं पर विचार किया है। यहाँ पर संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता भी हमने उल्लेखित की है, लेकिन वर्तमान समय में ये स्वतंत्रता जो है वो समाप्त कर दी गई है। वर्तमान समय में केवल 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रदान की गई है। नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं, यदि आपसे एक प्रश्न किया जाए और प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए। पहला ऑप्शन में यदि आता है कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो थी वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उल्लेखित की गई थी, ठीक है जी, या प्रदान की गई थी। दूसरे ऑप्शन में आता है वर्तमान समय में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तीसरे नंबर पर जो है वो आता है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। और चौथे ऑप्शन में आता है कि अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई स्वतंत्रताएं अत्यांतिक हैं, अत्यांतिक है। दोबारा से सुने, प्रश्न था कि निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए। पहले ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 19 मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। अगला ऑप्शन था वर्तमान समय में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अगला ऑप्शन था 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। और अंतिम जो ऑप्शन था वो था अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई स्वतंत्रताएं अत्यांतिक हैं। तो इनमें से गलत कथन कौन सा हुआ? गलत कथन होगा अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई स्वतंत्रताएं आत्यांतिक हैं। अब इस आत्यांतिक का अर्थ क्या होता है? आत्यांतिक का अर्थ होता है जिस पर किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं हो, वह कहलाता है आत्यांतिक। लेकिन अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई स्वतंत्रता है आत्यांतिक नहीं है, इन पर कई आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पर अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
तो देखिए, यदि इन स्वतंत्रताओं की वजह से राष्ट्र की एकता, अखंडता या सुरक्षा को किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न होता है तो इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। दोबारा से सुने, यदि देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा को इन स्वतंत्रताओं के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न होता है तो ये स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित की जा सकती हैं। इसके अलावा यदि इन स्वतंत्रताओं की वजह से अपराधों में वृद्धि होती है, अपराधों में यदि किसी भी प्रकार की इन स्वतंत्रताओं से वृद्धि होती है तो इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि इन स्वतंत्रताओं की वजह से किसी अन्य राष्ट्र के साथ हमारे जो उसके साथ में संपर्क है उन संपर्कों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अपराधों में वृद्धि होने पर या फिर अन्य राष्ट्रों के साथ हमारे जो संबंध है उन संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर। नेक्स्ट आगे बात की जाए, यदि इन स्वतंत्रताओं की वजह से अपना जो लॉ एंड ऑर्डर है इसे हम कहते हैं लोक व्यवस्था, यदि लोक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है तो इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बात करें स्वास्थ्य, यदि इन स्वतंत्रताओं की वजह से स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ये स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित की जा सकती हैं। अगला जो आएगा वो है न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। यदि इन स्वतंत्रताओं की वजह से न्यायालय की किसी भी प्रकार से कोई अवमानना होती है तो इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। दोबारा से सुने, कौन कौन से आधार है? देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने पर, ठीक जी, अपराधों में वृद्धि होने पर, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य या न्यायालय की अवमानना होने पर, अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये जो प्रतिबंध है, इन प्रतिबंधों का उल्लेख कहां पर किया गया है? इन प्रतिबंधों का उल्लेख है अनुच्छेद 19 2 से लेकर के अनुच्छेद 19 6 तक। तो अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के लिए जो प्रतिबंधों के आधार हैं उन आधारों का उल्लेख अनुच्छेद 19 2 से लेकर के अनुच्छेद 19 6 तक किया गया है। तो ये था अपना अनुच्छेद 19। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद जो 20 है, अनुच्छेद 20 में कुल 3 उपबंध उल्लेखित किए गए। कितने उपबंध हैं? 3 उपबंध हैं। हम तीनों उपबंधों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 20 1, अनुच्छेद 20(1) में यह उल्लेखित किया गया है कि व्यक्ति ने जिस समय जो अपराध किया है, जिस समय जो अपराध किया है उस समय जो विधि लागू है
जो विधि लागू है उसी के आधार पर दंडित किया जाएगा। दोबारा से सुने, अनुच्छेद 20(1) में क्या उल्लेखित किया गया है कि व्यक्ति ने जिस समय जो अपराध किया है उस समय जो विधि लागू है उसी विधि के आधार पर संबंधित व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ, अपराध करते समय जो विधि लागू थी उसी विधि के आधार पर दंडित किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, मान के चलो 2020 में सरकार के द्वारा यह कानून बना दिया जाए कि जो भी अपने ये बलात्कारी पुरुष हैं उन बलात्कारी पुरुषों को, जो भी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उन्हें फांसी की सजा प्रदान की जाए। क्या दी जाएगी जी? फांसी दी जाएगी। ठीक साहब, ये कानून बन गया 2020 में। अब मान के चलो ये कोई ए नाम का व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने 2018 में किसी महिला के साथ जो था वो बलात्कार किया। ठीक जी। अब ये जो ए नाम का व्यक्ति था इसने अपराध किया था 2018 में। इसका केस चलता रहा और इस केस का जो फैसला है वो मान के चलो, ये बात थी, मान के चलो अप्रैल 2020 में कानून बना। ठीक जी, फांसी वाला। अब इस ए नाम के व्यक्ति ने जो 2018 में बलात्कार किया था उस मामले में इसका जो केस दर्ज था उस पर फैसला आया सितंबर 2020 में। तो यहां पर जो है इस ए नाम के व्यक्ति को फांसी की सजा प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो अपराध किया था वो कब किया था? 2018 में। लेकिन फांसी का जो प्रावधान है वह प्रावधान कब बनाया गया? अप्रैल 2020 में, क्योंकि 2018 में इसने अपराध किया था और उस समय यह विधि लागू नहीं थी। इसीलिए इसी नाम के व्यक्ति को जो है, जिसका फैसला सितंबर 2020 में आया है, इसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। बात समझ में आई? यानी कि अपराध करते समय जो विधि लागू है उसी विधि के आधार पर संबंधित व्यक्ति को क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। इसके विषय में हम एक चीज और जान लेते हैं। देखो, दो प्रकार की विधियां होती हैं अपनी। एक होती है भविष्यलक्षी विधि, भविष्य लक्षी विधि, और एक होती है भूतलक्षी विधि। भूतलक्षी विधि। तो सुनिए सब, भविष्यलक्षी विधि का क्या मतलब होता है? भविष्यलक्षी विधि का मतलब होता है कोई भी विधि अपने निर्माण होने की पूर्व तिथि, या कह सकते हैं आगे की तिथि में लागू की जाए या प्रभाव में आए। किसमें आए? प्रभाव में आए। वो विधि क्या कहलाती है? भविष्यलक्षी विधि कहलाती है। यानी कि किसी भी विधि का जब उसका निर्माण किया जाता है तो निर्माण होने के अगले आने वाले समय में उस विधि का प्रभाव जो है वो देखने को मिले या उसे लागू किया जाए, वह विधि कहलाती है भविष्यलक्षी विधि। दूसरी होती है भूतलक्षी विधि। भूतलक्षी विधि का क्या मतलब होता है? यानी कि कोई भी विधि अपने निर्माण होने के पहले की तिथि में क्या हो जाए? लागू मान ली जाए, वह विधि क्या कहलाती है? भूतलक्षी विधि कहलाती है। क्या कहलाएगी जी? भूतलक्षी विधि। दोबारा से सुने, भविष्यलक्षी विधि का क्या मतलब है? निर्माण होने के आने वाले समय में, अगले समय में उसे क्या किया जाए? लागू किया जाता है, तो वह विधि कहलाती है भविष्यलक्षी विधि। भूतलक्षी विधि का क्या मतलब हुआ? निर्माण होने की तिथि से पीछे से लागू मानी जाए, वह विधि क्या कहलाएगी? भूतलक्षी विधि कहलाएगी। बात समझ में आई जी? ये था अपना अनुच्छेद 20(1).
आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2) में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 20(2) में यह प्रावधान किया गया है कि एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि एक अपराध और एक दंड, कहने का मतलब ये हुआ किसी भी नागरिक को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। एक अपराध किया है तो उसे एक ही दंड प्रदान किया जाएगा। बात समझ में? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, हम इसे उदाहरण की तरह से समझते हैं। तो सुनिए जी, 21 मई 1991 को हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जी की क्या होती है? हत्या कर दी जाती है। और जिन लोगों के द्वारा ये हत्या की गई थी उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और सेशन कोर्ट के द्वारा उन लोगों को फांसी की सजा प्रदान की गई। किसकी सजा प्रदान की गई जी? फांसी। ठीक साहब। इसके बाद क्या होता है? इन लोगों के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में क्या की जाती है? इस फांसी की सजा के खिलाफ अपील दायर की जाती है। मद्रास हाई कोर्ट ने 1998 में अपना फैसला सुनाया और इनकी फांसी की सजा जो थी वो उसे क्या रखा? बरकरार रखा। यानी कि मद्रास हाई कोर्ट में जो फांसी की सजा की इन्होंने अपील की थी, उस अपील की सुनवाई के माध्यम से मद्रास हाई कोर्ट ने 1998 में इनकी फांसी की सजा को क्या रखा? बरकरार रखा। इसके बाद जो था इन लोगों ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में इस फांसी की सजा के खिलाफ एक याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2004 में अपना निर्णय दिया गया और इनकी फांसी की सजा को क्या रखा गया? बरकरार रखा गया। यहां तक बात समझ में? अब सुना, अपने संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 72 में उल्लेखित किया गया है कि कोई भी नागरिक जो है वह राष्ट्रपति के लिए क्या लगा सकता है जी? दया याचिका लगा सकता है। इस मामले में भी यही हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2004 में इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा गया तो इन लोगों ने राष्ट्रपति जी के लिए क्या लगाई जी? दया याचिका लगाई और राष्ट्रपति जी के द्वारा 2011 में इस दया याचिका पर अपना निर्णय दिया गया और राष्ट्रपति जी ने निर्णय दिया कि इन लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। यानी कि दया याचिका में भी राष्ट्रपति जी ने इनकी फांसी की सजा को क्या नहीं किया? माफ नहीं किया। इसके बाद सुनो मामला क्या बनता है। इसके बाद जो था वो राष्ट्रपति जी के लिए लगाई गई दया याचिका के खिलाफ इन लोगों के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में क्या लगाई गई? एक याचिका लगाई गई और जब ये याचिका लगाई गई तो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जो था वह इन लोगों की फांसी की सजा को क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। और उसका माफ करने का जो आधार था वो आधार अनुच्छेद 20 था। यानी कि एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर साहब 2 सजा कहां पर हुई? या 2 नहीं, यहां मैं तुम्हें 3 सजा बताऊंगा। देखिए साहब, 1991 में उन लोगों ने क्या किया? अपराध किया, हत्या की। 1991 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनके खिलाफ 2011 यानी कि 1991 से 2011 तक लगभग 20 साल, कितने हो गए? 20 साल तक ये लोग कहां रहे? जेल में रहे। एक सजा तो ये हो गई। अब सुनिए साहब, 1994 में जो था वो इनको फांसी की सजा प्रदान की गई थी। 1994 से 2011 तक लगभग 17-18 साल का समय हो गया। उस समय तक ये जो लोग थे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए। कैसे हुए? मानसिक।
तो ये हुई इनकी दूसरी सजा। और तीसरी सजा अब इनको क्या दी जा रही है, फांसी दी जा रही है। यानी कि यहां तो एक अपराध के लिए 3-3 सजाएं जो है वो प्रदान की जा रही है। इसीलिए अनुच्छेद 20 को आधार मानते हुए इन लोगों की फांसी की सजा को क्या कर दिया गया था, माफ कर दिया गया। लेकिन आपने एक चीज सुना, जब ये मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा इनकी फांसी की सजा को माफ किया गया था, तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा जो सुनवाई की गई थी उसमें जो मुख्य फोकस था वह ये था 2004 से 2011 वाला। भाई 2004 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको फांसी की सजा दी गई, इन्होंने दया याचिका लगाई और 7 साल में जो था 7 साल बाद राष्ट्रपति ने दया याचिका पर अपना निर्णय दिया कि इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। यानी कि केवल हाँ और ना करने के लिए कितना समय लग गया, 7 साल का समय लग गया। जो अपना जो मुख्य फोकस रखा था उन्होंने वो इस पर ही रखा 2004 से 2011। बात समझ में आई जी। ये हुआ अपना अनुच्छेद 20(2). नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं हम अनुच्छेद 20 में अंतिम आता है अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3) में यह उल्लेखित किया गया है कि अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक जी। अनुच्छेद 20(3) क्या उल्लेखित करता है, उल्लेखित करता है कि अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान के चलो मैंने कोई अपराध किया और जो अपनी पुलिस है वो मुझे किसी संदेह के आधार पर गिरफ्तार करती है। ठीक जी। अब वो क्या करते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं और ये दबाव डालते हैं कि आप ये कबूल करो कि आपने क्या किया, ये अपराध किया। तो ये अनुच्छेद 20(3) का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि किसी भी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित हम एक बात पर चर्चा करेंगे। बात है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य बार। मामला क्या था मुझसे, आप लोगों ने सुना होगा कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट है। क्या है जी, ब्रेन मैपिंग है, नार्को टेस्ट है। ठीक है जी, ये कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और यह नागरिक को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। और इन टेस्टों को जो था वो अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना गया। इसीलिए सेल्वी नामक कोई महिला थी, इन्होंने क्या किया, कर्नाटक राज्य ने क्या किया, ये याचिका दायर की कि ये अनुच्छेद 20(3) का क्या है, उल्लंघन है। इस प्रकार के जितने भी टेस्ट हैं उन सभी टेस्टों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य वाद जो हुआ, इस वाद के तहत क्या निर्णय दिया गया कि जितने भी अपने ये नार्को टेस्ट होते हैं या ब्रेन मैपिंग टेस्ट होते हैं, एक होती है झूठ बोलने वाली मशीन, ठीक जी, उन सभी प्रकार के टेस्टों पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जब निर्णय दिया गया कोर्ट के द्वारा तो उन्होंने कहा कि जितने भी सामान्य प्रकार के अपराध हैं या सामान्य प्रकार के जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ इस प्रकार के टेस्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन यदि मामला महिलाओं से संबंधित है, किससे संबंधित है, महिलाओं से या राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है, तो ऐसे मामले में इस प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं। बात समझ में जी। सामान्य प्रकार के अपराधों में इस प्रकार के टेस्टों को सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में प्रतिबंधित किया गया। लेकिन यदि कोई गंभीर मामला है, जैसे महिलाओं से संबंधित कोई मामला है या राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है, तो ऐसे मामलों में
इस प्रकार के टेस्ट जो है वह किए जा सकते हैं। तो ये था अपना अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण, जिसमें हमने 3 उपबंधों को पढ़ा। दोबारा से सुन लें 3 उपबंधों को। अनुच्छेद 20 क्या कहता है जी? अनुच्छेद 20 में यह उल्लेखित किया गया कि जिस समय जो विधि लागू है उस समय अपराध करते समय जो विधि लागू है उसी विधि के आधार पर क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है कि एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 20(3) में क्या उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 20(3) में उल्लेखित किया गया है कि अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित हमें बात कौन सा याद रखना है? सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य बा। ठीक जी। अगला आता है अपना अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या इसी को कहते हैं जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या इसी को कहा जाता है जीवन का अधिकार। इसमें क्या उल्लेखित किया गया? अनुच्छेद 21 में उल्लेखित किया गया कि जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं कर लिया जाए तब तक किसी भी नागरिक को उसके प्राण, दैहिक या जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि विधि की एक निश्चित प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही किसी भी नागरिक को उसके प्राण, दैहिक या जीवन के अधिकार से वंचित कर सकते हैं। जब तक विधि की यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी किसी भी नागरिक को उसके प्राण, दैहिक या जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये जो शब्द मैंने लिखा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो प्रावधान था वह कहां से लिया गया था? जापान से लिया गया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान से ली गई है। यह जो अनुच्छेद है ये बहुत ही विस्तृत अनुच्छेद है और इसकी जो व्याख्या है वह समय समय पर न्यायालय के द्वारा की गई है। आगे हम बात करते हैं न्यायालय के द्वारा कई सारे मामलों में जो था वो अनुच्छेद 21 की व्याख्या की गई, जिनमें से जो सबसे पहला वाद है या इसके अंतर्गत जो है जो अनुच्छेद 21 है इसमें अन्य कई प्रकार की स्वतंत्रताओं को न्यायालय के आदेशों के माध्यम से या निर्णयों के माध्यम से इसमें शामिल किया गया है। जिनमें से पहली आती है अपनी विदेश गमन की स्वतंत्रता। विदेश गमन की स्वतंत्रता, इससे संबंधित जो वाद है वो वाद है मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। भारत संघवाद 1978। ये जो बात आई है 1978 में हुआ। पहली बार जो था वो अनुच्छेद 21 की न्यायालय के द्वारा जो विस्तृत व्याख्या की गई। ये जो मामला था मेनका गांधी वाला, मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जो था वो जब्त कर लिया गया, जिसके कारण ये विदेश नहीं जा पाई और इन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका में इन्होंने कहा कि यह मेरे मूल अधिकार का क्या है, उल्लंघन है। ठीक जी। अब सुनिए इस मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है उसमें ऐसा नहीं कि सामान्य प्रकार से जीवन व्यतीत करना हो,
इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, जिनमें से विदेश जाना भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक हिस्सा है। कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि वे सभी पहलू जो एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक होते हैं, वह सभी पहलू अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है वो शामिल किए जाएंगे। इसी आधार पर विदेश गमन का जो अधिकार है या स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान की गई। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इसमें, जैसे शुद्ध जल का अधिकार, शुद्ध जल का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को शुद्ध जल का अधिकार है। शुद्ध वायु का अधिकार, शुद्ध वायु का अधिकार। इसके अलावा भोजन का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को शुद्ध वायु का अधिकार है, शुद्ध जल का अधिकार है, शुद्ध भोजन का अधिकार है। इसके अलावा शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। इससे संबंधित जो बात हमें याद रखना है वो बात है MC मेहता बनाम भारत संघवाद। MC मेहता बनाम भारत संघवाद। ठीक जी, तो शुद्ध पर्यावरण का अधिकार संबंधित बात कौन सा है इससे? MC मेहता बनाम भारत संघवाद। इसके अलावा और क्या आएगा? ये बहुत विस्तृत अनुच्छेद है, या कह सकते हैं ये बहुत विस्तृत अधिकार है, इसमें बहुत कुछ शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगला जो आएगा वो आएगा निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, इसमें जो बात याद रखना है वो कौन सा है? गोविंद बनाम MP राज्यवाद। गोविंद बनाम MP राज्यवाद के माध्यम से जो था वो निजता के अधिकार को किसमें शामिल किया गया? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक जी, इसी के अंतर्गत आता है जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार। आपने एक मामला सुना होगा, ये 2017 में शायद मामला हुआ था, पुट्टा स्वामी बनाम पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद। ये जो बात था ये आधार कार्ड से संबंधित था। किससे संबंधित था? आधार कार्ड। इसे आधार कार्ड वाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह कहा गया था कि ये जो आधार कार्ड है ये निजता के अधिकार का क्या करता है? उल्लंघन करता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा अगला, सार्वजनिक स्तर पर धूम्रपान का निषेध। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान का निषेध। सार्वजनिक स्थलों पर जो धूम्रपान निषेध किया गया है इसे भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में क्या किया गया है? काउंट किया गया है। ठीक जी, इसके बाद जो अगला है, इसमें एक बात और याद रखना, मुरली देवड़ा। मुरली देवड़ा बनाम भारत संघवाद। ये जो मुरली देवड़ा बनाम भारत संघवाद है इसके माध्यम से सार्वजनिक स्तर पर धूम्रपान का निषेध जो था इसे अनुच्छेद 21 या जीवन के अधिकार के अंतर्गत क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अगला है कार्य स्थल पर यौन शोषण से मुक्ति। कार्य स्थल पर
यौन शोषण से मुक्ति। इससे संबंधित बात जो है वो है विशाखा बनाम भारत संघ। विशाखा बनाम भारत संघ हुआ। ठीक जी, ये जो क्वेश्चन है यह सीटेट के पेपर में आ भी चुका है। ठीक जी, कार्य स्तर पर यौन शोषण से जो मुक्ति है वो किस बात से संबंधित है? वो विशाखा बनाम भारत संघवाद से क्या है, संबंधित है। हुआ क्या था मामला, ये विशाखा नाम की कोई महिला थी, ये किसी ऑफिस में कार्य करती थी और इसके किसी कलीग ने इनके साथ में बलात्कार अटेम्प्ट किया था। ठीक जी, तो उस समय पर जो था इन्होंने न्यायालय में केस दायर किया और इसी बात के तहत जो था वो कार्य स्तर पर यौन शोषण से मुक्ति को क्या किया गया, जीवन के अधिकार में शामिल किया गया। क्योंकि किसी भी महिला के साथ यदि बलात्कार होता है तो वह है समाज में गर्मापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकती, इसीलिए इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या किया गया, शामिल किया गया है। इसके बाद अगला मामला जो आता है वो सुनिए। अगला है कि कोई भी नागरिक जो है उसे सार्वजनिक तौर पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। किसी भी नागरिक को जेल में जो भी सेल होती है, ठीक है जी, उसमें किसी भी नागरिक को अकेले कैद नहीं रखा जा सकता है। ठीक साहब, इसके बाद आगे बात करें, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो गहरी निद्रा लेने का भी अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को गहरी निद्रा लेने का अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद बहुत ज्यादा विस्तृत अनुच्छेदों में काउंट है। ठीक जी, अब हम बात करें कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें बहुत कुछ प्रदान किया गया है भाई। इसमें शुद्ध वायु का अधिकार है, शुद्ध भोजन का अधिकार है, इसमें शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है, इसमें जो है निजता का अधिकार प्रदान किया गया है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, सार्वजनिक स्तर पर धूम्रपान का निषेध है, कार्य स्तर पर यौन शोषण से मुक्ति है। तो क्या हमारा संविधान जो है वह इच्छा मृत्यु का अधिकार भी देता है? इच्छा मृत्यु का अधिकार। तो हमारा जो संविधान है या फिर अनुच्छेद 21 जो है वह किसका अधिकार प्रदान करता है? केवल जीवन का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान जो है वह इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान नहीं करता। इससे संबंधित बात जो है उस पर हम एक चर्चा करते हैं। बात है अरुणा सानवाद बनाम भारत संघवाद। सुनिए मामला क्या था। मामला ये था, ये अरुणा सानवाग एक महिला थी, इनके साथ रेप किया गया और रेप होने के बाद में ये कोमा में चली गई। लगभग 30-35 साल तक ये किसमें रही? कोमा में रही। 30-35 वर्ष तक ये कोमा में रही। कोमा की स्थिति आप सब लोग जानते हैं क्या होती है। इसमें इंसान ना तो हिल सकता है, नहीं बोल सकता है, ठीक चीज कुछ भी महसूस नहीं करता। ऐसे कह सकते हैं कि उसका जीवन लगभग समाप्ति हो चुका होता है। तो इस अरुणा सानवाग बनाम भारत संघवाद में जो था, इनकी जो वकील थी उन्होंने न्यायालय के समक्ष ये पेशकश की, ये विचार रखा कि इनकी जो स्थिति है वो ना जीने में काउंट हो रही है ना ही मरने में, तो क्यों ना इनको कोई ऐसा इंजेक्शन वगैरह देकर के क्या कर दिया जाए, इनके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारत का जो संविधान है वो जीवन का अधिकार देता है, इसके अंतर्गत इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है। लेकिन साथ ही साथ न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि यदि किसी व्यक्ति को कोई असाध्य बीमारी हो जाती है, कोई गंभीर मामला है, तो ऐसे मामले में यदि 4 डॉक्टरों का एक दल यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित व्यक्ति के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। ठीक जी, नेक्स्ट आगे बात करें। इच्छा मृत्यु से संबंधित जो है वो मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, एक होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु।
सक्रिय इच्छा मृत्यु। हमारे जो संविधान में इस निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है। मान के चलो कोई भी नागरिक है, उसका जो जीवन है वो जीवन रक्षक प्रणाली, जीवन रक्षक प्रणाली के माध्यम से चल रहा है। कहने का मतलब हुआ कि मशीनों के माध्यम से उसका जीवन जो है वो चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मशीनों को हटा करके उसे क्या किया जा सकता है, सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। तो संविधान के अंतर्गत जो है वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है, जिसमें जीवन रक्षक प्रणालियों को हटा करके या कह सकते हैं मशीनों को हटा करके किसी भी व्यक्ति को इस निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। अगला जो है वह सक्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार हमारे संविधान के तहत इसे प्रदान नहीं किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है वो नागरिकों को कोई इंजेक्शन, गोली, दवाई या कोई भी ऐसे माध्यम से उसकी क्या है प्राणों को लिया जाता है। तो भारत में जो है वह सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, जिसके तहत किसी भी नागरिक को गोली या किसी जहरीले इंजेक्शन के माध्यम से उसके प्राणों को नहीं लिया जा सकता। तो भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार है, लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है। यह था अपना अनुच्छेद 21। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला आता है अपना अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A जिसमें है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, इसमें उल्लेखित किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो अनुच्छेद 21 में क्या उल्लेखित किया गया है, राज्य 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये जो अनुच्छेद 21 था, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। और इस अनुच्छेद को लागू करने के उद्देश्य से ही सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। तो इस अनुच्छेद को लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया। तो ये था अपना अनुच्छेद 21A। स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम जो अपना बचता है वो है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण उल्लेखित किया गया है और अपने भारत में जो है वो 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख है, जिनमें से फर्स्ट जो आती है वो है दंडात्मक गिरफ्तारी। ये जो दंडात्मक गिरफ्तारी है, इस दंडात्मक गिरफ्तारी के अंतर्गत नागरिक को अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। कब गिरफ्तार करते हैं? अपराध करने के बाद। और नागरिक के गिरफ्तार होने पर उसके लिए क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए वो देखते हैं। इसमें जो पहला अधिकार प्रदान किया गया है वह यह है कि नागरिक को गिरफ्तार करने से पूर्व गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा।
क्या बताया जाएगा? कारण बताया जाएगा। तो जब भी किसी नागरिक को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी का क्या बताया जाएगा? कारण बताया जाएगा। दूसरा जो अधिकार है इसमें वो ये है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को कहां पर पेश करना होगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष। यहां पर एक चीज याद रखना, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, ना कि न्यायालय के। न्यायालय के समक्ष नहीं, किसके समक्ष? मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे 24 घंटे के अंदर जो है वो है गिरफ्तार और उसे पेश करना है। एक चीज और यहां पर याद रखना, इन 24 घंटों में जो है वह है यात्रा समय नहीं गिना जाएगा। यात्रा समय नहीं गिना जाएगा, यानी कि इन 24 घंटों के अंतर्गत जो है वो यात्रा समय को काउंट नहीं किया जा सकता। यात्रा समय को हटाने के बाद जो 24 घंटे बचते हैं उन 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। तीसरा जो उपबंध इसमें उल्लेखित किया गया है वो क्या है जी? कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का विधि वेता, जिसे हम कहते हैं वकील करने का अधिकार होगा। प्रत्येक नागरिक को गिरफ्तार होने के बाद अपनी पसंद का विधि वेता या वकील करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक जी, तो ये था अनुच्छेद 22 ने गिरफ्तारी से संरक्षण और गिरफ्तारी दो प्रकार की बताई थी मैंने, जिनमें से पहले प्रकार की गिरफ्तारी थी दंडात्मक, जिसमें 3 प्रावधान है। गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, लेकिन इसमें यात्रा समय काउंट नहीं होगा, और प्रत्येक अभियुक्त को अपनी पसंद का विधि वेता या वकील करने का अधिकार होगा। ठीक जी। नेक्स्ट दूसरे प्रकार की जो गिरफ्तारी है वह है आती है अपनी निवारक निरोधक कानून। निवारक निरोधक कानून। निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तारी का क्या प्रावधान है? इसके तहत जो गिरफ्तारियां की जाती हैं वह है अपराध करने से पूर्व, अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर। किसके आधार पर? संदेह के आधार पर। दंडात्मक में क्या था? अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता था, लेकिन निवारक निरोधक कानून के तहत अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तार करने के बाद उस अभियुक्त को 3 माह तक नजरबंद करके रखा जा सकता है। लेकिन 3 महीने के बाद में 3 न्यायाधीशों का एक दल यह निर्णय लेगा कि संबंधित व्यक्ति को रिहा करना है या अभी इसे और अधिक समय के लिए नजरबंद करके रखना है। बात समझ में आई जी? 3 न्यायाधीश 3 माह के बाद यह निर्णय लेंगे कि संबंधित व्यक्ति को रिहा करना है या उसे और अधिक समय के लिए गिरफ्तार करके रखा जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, ये जो अपना निवारक निरोधक कानून होते हैं, इन निवारक निरोधक कानूनों के तहत गिरफ्तार करने के जो कुछ आधार हैं, वो आधार कौन कौन से हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आधार, इन आधारों पर ही निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तारी की जाती है। यदि मामला देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा से संबंधित है। ठीक जी, यदि
मामला देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा से संबंधित है तो ऐसे मामले में निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तारी की जा सकती है। नेक्स्ट अगला कौन सा आएगा? लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने पर, यदि किसी भी प्रकार से लोक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसके तहत निवारक निरोधक कानून के तहत क्या की जा सकती है? गिरफ्तारी की जा सकती है। देश में बेमनुष्य, देश में बेमनुष्य पैदा होने की आशंका, यदि देश में किसी भी प्रकार का कोई बेमनुष्य उत्पन्न होने की जो है वो आशंका होती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? इन निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। तो देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा से संबंधित मामलों में, लोक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने पर या फिर देश में बेमनुष्य उत्पन्न होने की आशंका होने पर निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तारियां की जा सकती है। आगे बात करें, ये जो निवारक निरोधक कानून होते हैं इन्हें संविधान में एक आवश्यक बुराई माना गया है। आवश्यक बुराई क्यों माना गया है वो सुन लीजिए जी। आवश्यक बुराई क्यों? क्योंकि इन कानूनों के तहत जो है वो नागरिकों के अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है, इसलिए इसे एक बुराई माना गया है। लेकिन आवश्यक क्यों है? क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारियां की जानी चाहिए। इसीलिए इन निवारक निरोधक कानूनों को क्या माना गया है? एक आवश्यक बुराई माना गया है। ठीक जी। नेक्स्ट अपने कुछ निवारक निरोधक कानून है, जैसे गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 कब लागू किया गया? 1967 में। नेक्स्ट है मीशा, इसे कहते हैं आंतरिक सुरक्षा कानून। आंतरिक सुरक्षा कानून 1971 में इसे क्या किया गया था? लागू किया गया। अगला है कोफे कोशा। कोफे कोशा इसे 1974 में क्या किया गया? लागू किया गया। नेक्स्ट अगला आता है रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और नेक्स्ट अगला आता है अपना टाडा। ये जो टाडा था इसे 1985 में लागू किया गया, लेकिन 1995 में इसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अगला आता है कोटा, इसे 2002 में लागू किया गया, लेकिन 2005 में इसे भी क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ये जो रासुका था इसे 1980 में लागू किया गया। ठीक जी। तो ये अपने कुछ निवारक निरोधक कानून है। गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 है, मीसा आंतरिक सुरक्षा कानून 1971 है, कोफे कोशा 1974 है, रासुका 1980, टाड़ा 1985 में लागू किया गया, लेकिन 95 में इसे समाप्त कर दिया गया। कोटा इसे 2002 में लागू किया गया, लेकिन 2005 में इसे भी क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक जी। तो यह था हमारा दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक था। आज हमने अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 चारों अनुच्छेदों के विषय में आपके समक्ष जो है वो जानकारी उपलब्ध की। ठीक जी। इससे आगे अब हम तीसरे मौलिक अधिकार पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।